हमने अपने आदर्श शुरू से महाराणा प्रताप को माना है जी। और जो स्वाभिमान के प्रतीक है या स्वाभिमान शब्द ही उनसे चला है। तो जब हमने उनसे सीख ली है तो सबसे प्रथम मेरे लिए जीवन में स्वाभिमान है जी। मैंने अपने जीवन में स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया जी। और न मैं किसी पद के पीछे पड़ा या पद चाहिए ही चाहिए उसके लिए मेहनतें करना या ऐसा मेरे जीवन में आज दिन तक नहीं रहा है। चीजें ये है कि व्यवस्था हमारे नागरिकों को समय पर उपलब्ध हो तो उसका मजा है। अब आपकी एक डिमांड अगर 6 महीने से ड्यू है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं वो डिमांड करने वाला ही थक जाता है। लेकिन मैं जब निर्माण समिति में जब मैं आया मैंने ये देखा इनिशियल लेवल पे कि जब बोर्ड जाता है तो वो 5-6 महीने ऐसे होते हैं जिस समय कोई मॉनिटरिंग नहीं कर पाता है तो उस समय ये लोअर टेंडर में ले लेते हैं। क्या किया नहीं किया कोई भी देखने वाला नहीं होता है। तो जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष बना तो जो पुराने जितने ही काम थे उनके जो बिल पास होने होते हैं मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। मैं स्वयं फिजिकल वेरिफिकेशन बिजनेस के भरोसे नहीं रहता था। मैं स्वयं जाता था मेजरमेंट करता था क्वालिटी देखता था और जो काम सही नहीं हुआ उसकी एंट्री रुकवाता था। कुछ भी पैसा मेहुल जी शहर की मेरे कार्यकाल की एक नाली ऐसी नहीं है जिसको मैंने स्वयं ने नहीं देखा है जी। हर वार्ड की नाली तक को चलते हुए काम को मैंने देखा हुआ है जी। तो वो एक प्रेशर रहता था ठेकेदार पे कि ये तो स्वयं देख रहे हैं गलत काम होता है उसी समय तुड़वा देते हैं हम उसको गलत है ये हम उसका सैंपल उठाते लैब टेस्ट करवा देते उसमें मेरे को किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं किसी को साथ नहीं ले जाता था मैं अच्छा मैं स्वयं जाता था। हाँ लैब टेस्ट कराना है लैब टेस्ट कराना है काम सामने दिख रहा है इसके अंदर पत्थर भर दिए इसके अंदर ये कर दिया है वही तुड़वा उसको। और मैं हमेशा ये कहता था कि 2 पैसा तुम नहीं कमाओगे तो तुम चोरियां करोगे क्वालिटी मेंटेन करो पैसा लो। तो वो जो बिलो जाने वाले थे ना वो सब एक ऐसे लाइन पे आगे थे कि उनको मालूम था काम तो करना पड़ेगा और काम मतलब क्वालिटी में करना पड़ेगा ये लिपापोती चलेगी नहीं यहाँ पे बिल्कुल जी। तो सभी ने ये समझ लिया और अपने हिसाब से काम स्टार्ट किया उन्होंने। अब क्यों नहीं हो रहा है ये? अब ये तो जो आए जैसे आए उस पर डिपेंड करता है लेकिन खपना पड़ता है लगना पड़ता है स्वयं को भरोसे से काम नहीं होता है। जनप्रतिनिधि बनने के बाद में या महापौर बनने के बाद में आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है ये सोच के महापौर बने। ये होता है ना ये यार 8 बजे बाद तो मेरी पर्सनल लाइफ है नो पर्सनल लाइफ। आपने अगर इस पद के लिए चुना है तो 24/7 तो 12 बजे भी रात को अगर आपका कोई कार्यकर्ता या नागरिक है तो उसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन पब्लिक को रेस्पॉन्स बराबर मिलना चाहिए और कार्यकर्ताओं को रेस्पॉन्स जिसके बल पर आप महापौर बने हो। कार्यकर्ताओं को निगम में जाने के बाद में अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हमारा महापौर बनना बेकार है। सबसे पहले वो सेटिस्फाइड होने चाहिए जिनके बल पर हम बने। दूसरा जब हम ये कहते हैं कि हम जनसेवक हैं तो हम जनसेवक दिखे भी अपने व्यवहार में भी हम बड़े पद पर जाके अधिकारियों की तरह अपना व्यवहार नहीं करें। हाँ मालिक नहीं बन जाएगा। बाकी क्या फर्क है फिर कोई भी जनप्रतिनिधि है हमारा कोई कार्यकर्ता है हमारे कार्यकर्ताओं का एक कैडर है आपका वहाँ निगम का कोई भी अधिकारी अगर एक बार में सही जवाब नहीं देता है और अगर 1 महीने तक लटकाता है इसका मतलब आपकी कमी है। त्वरित काम होना चाहिए प्लस माइनस।
नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम उदयपुर की सत्ता का महासंग्राम, कौन बनेगा महापौर। उसमें आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अनेकों पद पर रहे, पूर्व पार्षद रहे, समिति अध्यक्ष रहे, पूर्व में शहर जिला महामंत्री का दायित्व भी निभा चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रेम सिंह जी सत्तावसद हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मयूर जी। जी, जब भी पार्टी जो है धन्यवाद आपका राजपूत समुदाय की तरफ देखती है तो प्रेम सिंह जी सख्तावत जो है सबसे अव्वल नाम होता है, और जब भी कोई लाभ का पद देने की बात आती है तो प्रेम सिंह जी जो है वो द्वितीय पंक्ति का नाम हो जाता है। नहीं, ऐसा है मयूर जी, मैं शुरू से जो आपने ये शब्द बोले हैं राजपूत का, मैं स्वयंसेवक था। मेरे बड़े ब्रदर जिला बौद्धिक भी रहे, विभाग संचालक भी रहे हैं, और मेरे दिमाग में बचपन से ही एक ऐसा था जिसमें जाति का कोई रोल नहीं रहता था जी। और आज भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, मेरे 95% मित्र सभी जातियों के हैं जी। क्योंकि हमने यही देखा हुआ है कि जिस विचार को लेके चले हम वो सनातन है, और सनातन के अंदर जब हम जातियों में बढ़ जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। और उसी की सोच को मैं आज भी अपने अंदर उतार के रखता हूँ कि जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम इसमें नहीं बटें, वो ज़्यादा बेटर है जी। अब बाकी का तो जो है वो ये सभी भाग्य और संगठन पे डिपेंड करता है जी। किस समय किसको मिल सकता है, संगठन की कब किस पे नजर पड़ जाए, और ये भविष्य के घर पे रहता है जी। हमारा काम ये है कि जिस उद्देश्य से हमने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना स्टार्ट किया है, मेरा सबसे पहला जो मैंने अपने जीवन में नियम बनाया था वो है ईमानदारी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति ये कहलाता है कि ये ईमानदार है, इसका मतलब राजनीति में कितनी गिरावट है जी। सभी को ईमानदार होना चाहिए, पहला काम। मतलब नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, उसका इनबिल्ट होना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आ रहे हो आप, क्योंकि जनता का काम है, जन सेवक का काम है, सेवा का कार्य है। आप कोई अधिकारी आरएएस तो नहीं बन रहे हो आप, जब सेवा का कार्य है तो आपका सबसे पहला काम होएगा ईमानदार जी आपके अंदर होनी ही चाहिए जी। तो जब हम उसको लेके आते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो ये पद आए जाए, पद पे रहते हुए कुछ भी होता है तो कोई टेंशन नहीं रहता है जी। बहुत अच्छी नींद आती है जी, और मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है जीवन में जी कि मेरे को जो संगठन ने काम दिया है वो मैंने ईमानदारी पूर्वक किया है, तो आराम से सुबह 8 बजे तक नींद आती है, वरना लोगों की नींदें उड़ जाती है जी किसी भी समय। कुछ भी ईमानदारी, और जो ईमानदार रहता है, जो चाटुकारिता नहीं करता है, उनका राजनीति में अंत अच्छा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको कि पर्टिकुलर मेरा ऐसा मानना है, और मैं तो सब शुरू से कहता आया हूँ, और हमने अपने आदर्श शुरू से महाराणा प्रताप को माना है जी। और जो स्वाभिमान के प्रतीक है, या स्वाभिमान शब्द ही उनसे चला है, तो जब हमने उनसे सीख ली है तो सबसे प्रथम मेरे लिए जीवन में स्वाभिमान है जी। मैंने अपने जीवन में स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया जी, और ना मैं किसी पद के पीछे पड़ा या पद चाहिए ही चाहिए उसके लिए मिन्नतें करना, या ऐसा मेरे जीवन में आज दिन तक नहीं रहा है। संगठन ने काम दिया, काम किया, मिला अच्छा, नहीं मिला कोई बात नहीं,
उसके कारण से राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो भूख है वो उस कोई भी स्टेप लेके ये मेरे जीवन में न तो था और न आगे भी रहेगा। जी। मैं अपने जीवन में स्वाभिमान से बहुत इसीलिए आज आज भी आपका नाम हम भी अदब से लेते हैं। जीते हैं कि व्यक्ति को हम्म। स्वाभिमान का अभिमान होना चाहिए। जी। अभिमानी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान का अभिमान अवश्य रहना चाहिए कि हम किस स्तर तक हम्म। कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम्म। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम्म। किसी के लिए, ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम्म। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं हैं उसको हम बता सकते हैं। हम्म। लेकिन उसके लिए हम किसी भी स्टेज पर चले जाएं या जोड़ तोड़ करें या उसके अंदर कई तरीके के हथकंडे अपनाएं, ये तो मेरे स्वभाव में रहा भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। जी। संगठन मौका देगा तो काम करेंगे, और मौका नहीं भी देगा तो भी जो विचारधारा हमारी है, जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी हम हैं ही हैं, सिर्फ पद का ही नहीं है, हम वैसे ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि 30 सालों से जो है आप ही का जो बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है, नगर निगम पे काबिज है, पर क्या सही मायनों में राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में उदयपुर का सर्वांगीण विकास हुआ? मयूर जी, एक चीज बताता हूँ मैं आपको इसमें पर्टिकुलर। विकास शब्द बहुत वाइड है, और जो निगम क्षेत्र होता है, पहले नगर पालिका थी, नगर परिषद बनी, अब निगम बना है। आपने स्वयं ने देखा होगा कि इनका प्राइमरी वर्क क्या होता है। नगर पालिका में ये है कि जो डेली के रूटीन के काम है उसकी मॉनिटरिंग करना। धीरे धीरे जब बजट बढ़ता है तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंशन कर सकते हैं हम, तो उसी तरीके से धीरे धीरे करते गए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वो न तो नगर पालिका के पास कोई पावर होता है न बजट होता है। जब हम एकदम कोई शहर के एक्सपेंशन का जब सोचते हैं तो वो तो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार के बिना ये काम नहीं हो सकता है। वो तो विधायक को, एमपी को, उनको ही सोचना पड़ता है। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर नगर परिषद या नगर निगम अपनी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर 100% काम कर ले, हमारे यहाँ का हर व्यक्ति सेटिस्फाइड रहे, उसको किसी काम के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़े, और वो सभी काम भी हम अगर पूरा मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत बड़े कोई प्रोजेक्ट लाने की आवश्यकता नहीं, प्रोजेक्ट सरकारें कर लाती है। अब ठीक है, हमने जैसे ये एलिवेटेड रोड के लिए अंशदान दिया है, बाकी गवर्नमेंट का काम है। नगर निगम का जो मूलभूत काम है, मैं अब आप एक उदाहरण देता हूँ कि सबसे पहला काम पानी, बिजली, हमारे यहाँ की सड़कें और सफाई व्यवस्था, ये त्वरित हो। त्वरित का मीन्स त्वरित हो और 100% परफेक्ट हो। जनता सुखी कैसे रहे, वो सबसे पहला काम है, और वो अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद आप बड़े प्रोजेक्ट करते रहो। लोग परेशान अगर होते हैं कंटिन्यूस, हमारा बजट जैसे आपका 300 करोड़ का बजट है, हमने कहीं 200 करोड़ डाल दिए है, और खाली हमने रूटीन काम के लिए अगर 100 करोड़ रुपए रखे, और फिर हमारे यहाँ ना रोड बन पावे ना नाले बन पावे, तो ऐसे प्रोजेक्ट को लाके भी हम क्या करेंगे। सही बात है। हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे जितने भी नगरवासी है उनको मूलभूत सुविधाओं के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए जी। अब उसके अंदर बहुत सी बार क्या होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था तो किसी भी समय कोई मैन होल गिर सकता है, गाड़ी चढ़ गई, होल टूट गया, एक्सीडेंट की स्थिति हो जाती थी। तो
हमने एक ऐसी व्यवस्था की हुई थी उस समय कि वार्ड का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे को फोन करता है तो 90% केस के अंदर आधा घंटे के अंदर उसको हम रिपेयर करवा देते हैं। उसके लिए हम सभी टेंडर पहले से कंप्लीट रखते थे। ओके। कि आपका लोहे का काम भी है हमारे पास, सीमेंट का काम भी है हमारे पास, सीमेंट ब्लॉक का काम भी है हमारे पास, फेरो कवर का भी हमारे पास। तो त्वरित जब काम होता है तो एक तो एक्सीडेंट बचता है और दूसरा ये है कि हमारे जिस व्यक्ति ने, जागरूक व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन दी है उसको ये लगता है और लोगों को राहत महसूस होती है कि ये होते ही ये काम हो गया जी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, अब हमारे समय में, उस समय हमने एक छोटा सा पेवर लगा रखा था निगम के अंदर ही। अब वो उसको हाथी कहते थे, सफेद हाथी सफेद हाथी सफेद हाथी, कोई काम का नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हम ये देखते थे कि जब आपके पास किसी भी कारण से टेंडर नहीं है रोडों के, ठेकेदारों ने रोड का काम लेना बंद कर दिया। ऐसा भी तो होता है ना बहुत सी बार कि रेटों को लेके नहीं ले कर रहे हैं काम और आपके बीच में रोडें टूट गई है, कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो गई तो वो पेच का काम कैसे होगा। तो हमारे यहाँ पर उस समय प्लांट था, छोटा मिनी प्लांट, तो हम अर्जेंट व्यवस्था करके एक बार जहाँ कहीं पे भी जो पैच वर्क है वो निगम की टीम थी, वो जाती और एक बार रिलीफ मिल सकती थी। अब वो सब बंद हो गए हैं, कारण कुछ भी रहा हो। लेकिन चीजें ये है कि व्यवस्था हमारे को, हमारे नागरिकों को समय पर उपलब्ध हो तो उसका मजा है। अब आपकी एक डिमांड अगर 6 महीने से ड्यू है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं, वो डिमांड करने वाला ही थक जाता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद देखिए ना, महापौर साहब के घर के बाहर की रोड टूटना कितनी बड़ी विडंबना और आज तक ना बनना। 1 माह से ऊपर का समय बीत चुका है और वो रोड अभी तक नहीं बन पाई है। कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं इसको शहर की। हाँ, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हम हमेशा एडवांस टेंडरिंग का सिस्टम रखते थे। एडवांस टेंडर रहता था हमारे पास में। ये तो थोड़ा सा बड़ा है, टूट गया है, बाकी अगर ऐसी कोई भी व्यवस्था। और दूसरा, आज के समय में जब हम, इतनी इंजीनियरिंग फास्ट हो गई है, इतनी इंजीनियरिंग है, तो हम किसी भी तरीके से इसको भी एक बार, चाहे कि लोहे का टेम्परेरी गटर बना के, ये करके वो करके टेम्परेरी, तो हम इसको रिलीफ दे सकते थे, देना पड़ता है। ये तो ठीक है, एक दूसरी अल्टरनेट है। अगर अल्टरनेट नहीं होता तो आप क्या करते हैं। सही बात है। तो हम इतने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, लोड कैपेसिटी देख के एक बार पर्टिकुलर वाहन चले, उतना कोई स्ट्रक्चर इस तरीके के लोहे का भी हो जो नीचे से फाउंडेशन उठ के और 2 दिन के अंदर बन के एक बार गाड़ियां चलती निकले और बाकी का काम आप करते रहो। तो अब ये तो चीजें करनी पड़ती है और उसके लिए अगर आपके पास पहले से टेंडर नहीं होगा तो वो भी काम वो नहीं करवा पाते हैं। बहुत सी बार हम सोचते हैं, लेकिन इसमें दोनों तरफ की गलती रहती है, मैनेजमेंट की भी है और इंजीनियर्स की भी है कि उनको इस तरीके से पहले अवश्य रखना चाहिए जी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है। कुछ अभी आपने देखा होगा, टेंडर बिलो चला गया, ये चला गया, वो चला गया, पार नहीं पड़ रहा है तो आ नहीं रहा है। अब हम उस एक टेंडर के भरोसे है और उसको लग रहा है, अब उस समय तो कंपटीशन में आता था, अब उसको लग रहा है कि यार ज्यादा बिल हो गया, मैं तो मार खा जाऊंगा, वो काम नहीं करता है। तो ये इसको कौन सुधारेगा। तो हम सुधारना पड़ता हमारे को। आप देखो कि 50% बिलों में लोग काम उठा रहे हैं, तो उसमें मॉनिटरिंग तो रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ आपको कि मैं पर्टिकुलर मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब निर्माण समिति में जब मैं आया, मैंने ये देखा इनिशियल लेवल पे कि जब बोर्ड जाता है तो वो 5-6 महीने ऐसे होते हैं जिस समय कोई मॉनिटरिंग नहीं कर पाता है, तो उस समय ये लोअर टेंडर में ले लेते हैं। क्या किया नहीं किया कोई भी देखने वाला नहीं होता है। तो जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष बना तो जो पुराने जितने ही काम थे उनके जो बिल पास होने होते हैं, मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया उनका
मैं स्वयं फिजिकल वेरिफिकेशन में इंजीनियर्स के भरोसे नहीं रहता था, मैं स्वयं जाता था, मेजरमेंट करता था, क्वालिटी देखता था, और जो काम सही नहीं हुआ उसकी एसडी रुकवाता था। फिर ये जो था कि भाई लोअर लोअर लोअर, तो हमने इंजीनियर्स के साथ में बैठ के सब डिस्कस किया कि भाई ये मेरा ऐसा एक मत था कि हम ये ऐसा मानते हैं जनरली कि 10% बीएसआर तक तो क्या है कि हिंदुस्तान में वो रहता है, लेकिन उससे नीचे अगर जा रहा है तो काम कैसे कर रहा है। सही बात है। तो बहुत सी बार हम कि भाई आपका कितना रेती लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितने स्क्वायर फीट काम हो रहा है, इस पे अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो लॉस में काम कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। सही बात है। फिर क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। तो हमारे समय में भी एक टेंडर एक फेज ऐसा आया तो उन्होंने डाल दी रेटें जैसे डालते आ रहे थे। हमने उसको काम स्टार्ट करते ही चेकिंग स्टार्ट कर दी। ओके। हाँ, ताकि कुछ भी पैसा मेहुल जी, शहर की मेरे कार्यकाल की एक नाली ऐसी नहीं है जिसको मैंने स्वयं नहीं देखा है जी। हर वार्ड की नाली तक को चलते हुए काम को मैंने देखा हुआ है जी। तो वो एक प्रेशर रहता था ठेकेदार पे कि ये तो स्वयं देख रहे हैं, गलत काम होता है उसी समय तुड़वा देते हैं हम उसको, गलत है ये, हम उसका सैंपल उठाते, लैब टेस्ट करवा देते, उसमें मेरे को किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं, किसी को साथ नहीं ले जाता था मैं। अच्छा। मैं स्वयं जाता था। हाँ, लैब टेस्ट कराना है, लैब टेस्ट कराना है, काम सामने दिख रहा है, इसके अंदर पत्थर भर दिए, इसके अंदर ये कर दिया है, वही तुड़वा उसको। एक समय ऐसा आया कि सभी ने टेंडर डालना बंद कर दिया। तो हमने ये कहा, और फिर रोते और थे सब, कमाते नहीं है, कमाते नहीं, कमाओगे कैसे, तुम क्वालिटी भी बिगाड़ रहे हो, तुम भी 2 पैसा नहीं कमा रहे हो, और वापस समस्या आ रही है। तो कई चीजें जब हम स्वयं देखते हैं ना, मॉनिटरिंग अगर हमारी स्वयं की है, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि निर्माण समिति के अध्यक्ष होने के नाते या जो भी बने, उसके लिए 10 से 12 घंटे का काम होता है पर डे का जी। मैं निरंतर फील्ड में रहता था, और फील्ड में भी सरकारी गाड़ी नहीं, मेरी अपनी गाड़ी से जी। मैं हर वार्ड के अंदर निरंतर घूमता था। उसके कारण से ठेकेदारों में एक भय हो गया था कि अब ये गलत काम नहीं होने देंगे, काम बढ़िया करने तो प्रेम जी आई जाएगा। हाँ, नहीं होने देंगे। तो उसके बाद में आते हैं चैलेंज कई तरीके के। धीरे धीरे हमने ये देखा कि आपका अशोकनगर के अंदर जो काम है वो 10% बिलो, भोपालपुरा के अंदर 10% अबव, नेचर ऑफ वर्क सेम, वही नाली बनानी, वही सब कुछ करना है। तो इसमें भौगोलिक स्थिति में क्या फर्क है, और वो टेंडर कैसे पास हो रहे हैं। तो हमने उस समय एक स्टेट फॉरवर्ड कर दिया था। मैं इंजीनियरों को भी कह दिया था तुम साइड पे देखो, नेगोशिएशन ये काम मैं देखूंगा। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगोशिएशन क्या था, शहर को 3 कैटेगरी में कर दिया। क्या बताइए। शहर कोट अंदर, शहर कोट बाहर, और घाटी क्षेत्र जिसमें आपका RNG का खुर्रा हो गया, सलावटवाड़ी हो गया, गणेश घाटी हो गया, जहां पर गाड़ी से माल नहीं पहुंचता है, गधों से ले जाना पड़ता है। उन घाटियों की एक रेट होगी, चाहे वो गणेश घाटी की हो चाहे सलावटवाड़ी की हो, एक ही टेंडर, एक ही रेट। ठेकेदार देख के मैं रेट नहीं करता था, एक रेट। प्लेन का जो शहर कोर्ट के अंदर का है उसकी एक रेट, और शहर कोर्ट के बाहर में जो आपने काम लिया है उसकी सिर्फ एक रेट, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं। तो ये अब क्यों नहीं तो हो रहा है? कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, ना तो कोई दाग लगा सकता है, ना कोई ये कह सकता है कि मेरे को कम दी या ज्यादा दी। और मैं हमेशा ये कहता था कि 2 पैसा तुम नहीं कमाओगे तो तुम चोरियां करोगे, क्वालिटी मेंटेन करो, पैसा लो। तो वो जो बिलो जाने वाले थे ना, वो सब एक ऐसे लाइन पे आ गए थे कि उनको मालूम था काम तो करना पड़ेगा, और काम मतलब क्वालिटी में करना पड़ेगा, ये लिपापोती चलेगी नहीं यहाँ पे बिल्कुल जी।
तो सभी ने ये समझ लिया जी। और अपने हिसाब से काम स्टार्ट किया उन्होंने। अब क्यों और नहीं हो किया। रहा है ये? अब ये तो जो आए जैसे आए उस पर डिपेंड करता है, जी लेकिन खपना पड़ता है, लगना पड़ता है स्वयं को, भरोसे से काम नहीं होता है, जी। इसमें तो स्वयं को लगना अच्छा, पड़ता है। आयड को लेकर क्या सोच है आपकी? आयड को लेकर अब आयड का आपका क्वेश्चन है और वो सभी को सभी के साथ आप पूछ रहे हो। जी। अब एक एक्सपेरिमेंट था, यूं समझ लो आप, जो फेल हो गया। जो किया, कुछ फेल है, कुछ पास है, कुछ सुधार तो हुआ है। जो ज्यादा गंदगी रहती थी उसमें सुधार है, और बाकी का जैसे ये है कि अंदर कोई प्लांटेशन करना, ये तो देखो मेरे को भी नहीं हुआ कि एक चलती हुई नदी है उसके अंदर हम प्लांटेशन करेंगे तो वो किसी भी समय उखड़ सकता है। जी। जहाँ तक पत्थर लगाने का मामला है तो पत्थर में भी आपका किस साइज के पत्थर लगे। अगर आपका पत्थर 6 इंची मोटा होगा तो पानी में नहीं बहेगा, 2 इंची होगा तो सर मेरा तोड़ तो के एक ले प्रश्न जाएगा। है कि जो 76 में 2006 में जो बाढ़ आई थी, हाँ। अगर वैसी बाढ़ आ जाए तो क्या कुछ भी टिकेगा क्या? हाँ हाँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये जो वर्क है, और चलो मैं तो अब क्योंकि हमारे लीडर्स की सोच थी या जो किया हो गया जो हो गया, मेरा तो ऐसा मत है हमेशा से, सिर्फ यहाँ का नहीं है, मेरा शुरू से एक, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, एमएससी एग्रीकल्चर में की है मैंने। शुरू से ये है कि नदी नाला जितने भी है उनको अपनी सीमाओं में मत बांधो। नेचुरल जहाँ चौड़ा है उसको चौड़ा रहने दो, जहाँ सकड़ा है उसको सकड़ा रहने दो। प्रकृति ने अपने आप अपना रास्ता बनाया था कि उसको लगा कि यहाँ कम हो रहा है तो उसने काट के आगे बढ़ गई, तो वहाँ क्या होल्डिंग हो जाता है वाटर का। आपने देखा होगा बहुत सी नदियाँ कहाँ सकड़ी होती है, कहीं जाके एकदम वापस चौड़ी हो जाती है, तो वो फ्लड कंट्रोल है एक्चुअली नेचर का, कि जहाँ चौड़ी हो जाती है उसकी अपनी सीमा हो जाती है, वापस चौड़ाई में हो जाती है। अभी आपने देखा होगा ये जो सतुरे नाला चलता है, हमने वहां देखा हुआ है कि कहीं कहीं सतुरे नाला 100 फीट चौड़ा था। अपने आप ऊपर से जो पानी आता था वो कहीं कहीं होल्ड हो जाता था, तो उसका वेग कम हो जाता था। अब उसको हमने बिल्कुल 5 फीट के नाले में डाल दिया है। फिर ये समस्या आ गई, वो तो आएगी। हम इन नेचुरल चीजों को मानना नहीं चाहिए। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, पार्टी के जिस तरह से जो संगठन के लोग हैं, आप भी संगठन में बड़े पदाधिकारी रहे, संगठन के लोग हैं, मंडल अध्यक्ष हो गए कि भले संगठन महामंत्री हो गए, जो अपने अपने लेवल पे टिकट मांग रहे हैं, तो फिर पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं का भविष्य क्या है? ये तो देखो क्या है, चुनाव है, राइट है, ठीक है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ इस पे कि जैसे मैं एक बार पार्षद रहा, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम भी वार्ड नहीं आया, लेकिन लड़ने वाले लड़ ही रहे। अगर किसी का ये इंटरेस्ट है मुझे लड़ना ही है तो वो उसी के लिए पूरा प्रयत्न करता रहता है, कहीं कहीं वार्ड मिल ही जाता है। तो हमने उस समय ये सोचा था कि एक बार पार्षद रह गए हैं, हमारा जो बेस्ट करना था वो हमने कर दिया, लगेगा पूर्व पार्षद ही, तो हमने बिल्कुल उसको छोड़ दिया कि नहीं अब हम बस वापस पार्षद। कितनी बार लोगों ने कहा इस बोर्ड में, इससे पहले भी कहा, उसने कहा, मैंने कहा एक बार बन गए, लोगों को चांस मिलना चाहिए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, इस बार मैं दावेदार, तो वो दावेदार होने के पीछे ये है कि इस बार की जो सीट है वो महापौर की जनरल ही है। सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि मेरा वार्ड जनरल आया है, मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। हाँ सही बात है। वार्ड अगर जनरल आता और यहाँ पे अगर रिजर्वेशन होता तो भी मेरा चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं था। जब वार्ड जनरल आया है और महापौर की सीट जनरल आई है, तो एक विचार आया कि जनरल है तो संगठन कुछ सोच सकता है,
तो सोच सकता है तो मैंने आपको फिर बोला है कि मैं ईमानदारी से और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे, ये उसकी चिंता हम संगठन में रहते हुए भी करते आए हैं। जी। हमारा महापौर कैसा हो हम्म। उसको हम बताना चाहते हैं हम्म। कि महापौर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, जी। जिसमें सबसे बड़ा तो सहनशील व्यक्ति होना चाहिए, हम्म। जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, हम्म। जनता के लिए इजी अवेलेबल होना चाहिए, हम्म। और सबसे बड़ा ये है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद में या महापौर बनने के बाद में आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है, ये सोच के महापौर बने। हम्म। ये होता है ना, ये यार 8 बजे बाद तो मेरी पर्सनल लाइफ है। नो पर्सनल लाइफ। हम्म। आपने अगर इस पद के लिए चुना है तो 24/7 तो 12 बजे भी रात को अगर आपका कोई कार्यकर्ता या नागरिक है तो उसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जी। दूसरा ये है कि आपका व्यवहार सबसे मस्ट है। ये काम जो है, काम तो होंगे लेकिन पब्लिक को रेस्पॉन्स बराबर मिलना चाहिए और कार्यकर्ताओं को रेस्पॉन्स, जिसके बल पर आप महापौर बने हो। कार्यकर्ताओं को निगम में जाने के बाद में अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हमारा महापौर बनना बेकार है। सबसे पहले वो सेटिस्फाइड होने चाहिए जिनके बल पर हम बने। उनके लिए कोई इफ बट नहीं होना चाहिए किसी भी समय। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि हम जनसेवक हैं तो हम जनसेवक दिखे भी, अपने व्यवहार में भी। हम बड़े पद पर जाके अधिकारियों की तरह अपना व्यवहार नहीं करें। हाँ, मालिक नहीं बन जाए, बाकी क्या फर्क है फिर। सही बात है। तो हमारे लिए प्रथम है वो, हम कोई मीटिंग छोड़ सकते हैं लेकिन अपने व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते। जी। पहला काम वो होना चाहिए जो निरंतर हम देखते आए हैं कि कई बार कार्यकर्ताओं की एक अनदेखी हुई। दूसरा ये है कि आपका इतना कंट्रोल अवश्य होना चाहिए कि हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि है, हमारा कोई कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ताओं का एक कैडर है, आपका वहाँ निगम का कोई भी अधिकारी अगर एक बार में सही जवाब नहीं देता है और अगर 1 महीने तक लटकाता है, इसका मतलब आपकी कमी है। त्वरित काम होना चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है ना। वो ये नहीं है, अभी अब हम देखते हैं बहुत सी बार, क्या 6 महीने हो गए मेरे को। अरे तू दादा पदाधिकारी है, 6 महीने से अगर काम नहीं हो रहा है तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वहां आप स्ट्रिक्ट हो, पब्लिक में आप नरम रहो, एकदम सौम्य स्वभाव होना चाहिए। और जहां आपको लगे, वो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे ये लेट लतीफ़ी का मामला हो, उसके अंदर आपको एकदम स्ट्रिक्ट रह के काम करना चाहिए। जी। तो जाके आपकी व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है, जी, काम हो सकता है। और तीसरा, मैं एक जो आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी 5 साल तक काम रहा, हर सरकार के हर डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तभी तो नेता के पास जाएगा वो। सीधा सीधा होता तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपके पास क्यों आएगा। हमारे यहाँ एक सेट सिस्टम है, ये नियम में नहीं है। ये टरकाने का सबसे बड़ा हथियार होता है, नियम में नहीं है। और आपके कैमरे के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ही काम फिर कैसे हो जाता है कुछ समय बाद में, किसने नियम बदला, तो ये क्या है, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। कार्यकर्ताओं के लिए नियम में ढिलाई या नियम को बदलना पड़े तो उसको भी करते हुए जनता को राहत मिले,
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी। अधिकारी तो कहेंगे ये नियम में नहीं है। हम्म। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा। हाँ, 6 महीने बाद में वो नियम में कैसे हुआ, कैसे काम हो गया उसका। लेकिन वो किसी नेता के द्वारा नहीं हो रहा है, उस समय क्या स्थिति बनती है, वो अपने स्तर पे किस तरीके से करा देता है, और वहाँ नियम सही हो जाते हैं उस समय। तो ये जो इसको खुद को समझना पड़ता है, नियम क्या है। ला भाई क्या नियम है तेरे पास, क्या है नियम, ये साहब इसको ऐसा करके कर लो। और आपको मेरे चैलेंज है, मैंने तो कई आदमी को देखे हुए हैं, जब फोन आता है इसको काम को करना है साहब, नियम में नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा भी नेता है, मैं नहीं जानता हूँ ये होना चाहिए, ये नियम कैसे बदल जाते हैं। हाँ, आपकी फिर काम पार्टी के होते हैं बहुत ना, सारे नेता फोन भी करते हैं ऐसे। होते हैं तो वो काम जो हम करवा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई आउटराइट जाके काम करना है, लेकिन जो काम 19-20 का हो सकता थोड़ी है, लचरता कार्यकर्ताओं के लिए होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे प्रेम सिंह जी सकता, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो है, क्या सोच के साथ और क्या विजन के साथ एक महापौर के पद का दायित्व मिलना चाहिए। साथ ही में इन्होंने निर्माण के अंदर एक बखूबी किस तरह से टेंडर प्रोसेस के अंदर इन्होंने, जब निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, किस तरह से काम करके एक अच्छा सिस्टम डेवलप करा था, पर वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। अब हम भी चाहते हैं कि जब ये महापौर बने तो वो सिस्टम वापस लागू होवे, जिससे आम जनता को और आम शहरवासियों को एक गुणवत्ता वाली चीजें मिल सके, गुणवत्ता वाली सड़कें मिल सके, गुणवत्ता वाली नाली मिल सके। उसकी मॉनिटरिंग करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और साथ ही में समय का एक प्रभाव बताया कि अगर कोई काम आया है तो वो समय पर होना चाहिए, बाकी उस काम का पर कोई मतलब नहीं। और कार्यकर्ताओं को लेकर जो एक सोच एक नेता की होनी चाहिए, वो आज इनके भावों से यहाँ पर झलकती दिखी है। आप भी बता सकते हैं कि शहर का महापौर आप किसे बनता देखना चाहते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।